नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के दूसरे अध्याय संघर्षकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु शेर शाह सूरी, जो कि सूरवंश का या अफगान वंश का जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जिसने द्वितीय अफगान शासन की जो है एक प्रकार से स्थापना की थी, द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी, उसके बारे में अपने जो है अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक जो है उसका शासनकाल रहता है। ये एक उसके शासनकाल की जो है बात। अब ख़ास बातें ये है कि उसका जो है बचपन का नाम जो है वो फरीद खां था। शेर शाह के जो है बचपन का नाम क्या था जी? फरीद खां था। इसका जन्म जो है 1472 ईस्वी में बेजवाड़ा होशियारपुर में जो है एक प्रकार से एक जगह है, वर्तमान में पंजाब में पड़ती है, वहाँ पर जो है इसका जन्म होता है। और सूरवंशीय शेरशाह जो है अपने वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम शासक था। हालांकि 1451 ईस्वी में जो है बहलोल लोदी ने जो है एक प्रकार से लोदी वंश की जो स्थापना की थी, जो अपने आप में सूरवंश का प्रथम जो है वंश माना जाता है, प्रथम सूरवंश के नाम से। तो द्वितीय सूरवंश की जो है शुरुआत इसी शेरशाह सूरी द्वारा जो है अपने आप में होती है। अब खास बात यह है कि अब शेरशाह के जो पिता जो थे उसका नाम था हसन खां। तो हसन खां सहसाराम उसका जो एक प्रकार से नाम, या हसन खां एक प्रकार से उसका सीधा नाम माना जाता है। शेरशाह का पिता था ये। और सासाराम बिहार जो है जगह का नाम है सासाराम, तो वहाँ का जो है एक प्रकार से ये जागीरदार हुआ करता था हसन खां जो है। उसके बाद में जो है शेरशाह सूरी की जो कुछ एक उपाधियां हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन उपाधियों में जो है एक है कि दक्षिण बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी। तो बहार खां लोहानी ने जो है एक प्रकार से शेर खां की उपाधि जो है इस व्यक्ति को दी थी। इस फरीद को जो है एक प्रकार से क्या है कि शेर खां की उपाधि दी गई। अब क्यों दी गई है? तो ये है कि दक्षिण बिहार का ये जो बहार खां लोहानी, उसी के एक प्रकार से सेनापति के तौर पे अपने आप में ये शेर खां काम किया करता था, यानी ये जो फरीद है वो काम किया करता था, फरीद खां। तो एक बार शिकार खेलने के लिए गए, तो क्या हुआ कि एकदम से एक जो है जंगली शेर ने अपने आप में इन पे हमला किया। तो उस समय जो है कहते हैं कि फरीद खां जो है अपने आप में अपने इस शासक के साथ, बहार खां लोहानी के साथ जो है अपने आप में शिकार पर गया हुआ था, लेकिन एकदम से उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और निहत्था हो जाता है। इसी दौरान जो है उस शेर का आक्रमण जो है इसके ऊपर होता है। तो इस फरीद खां ने जो है अपने पूरे दमखम से जो है अपने आप में उस शेर को जो है वो मार गिराया। इस वजह से बहार खां लोहानी ने उसका नाम जो है वो शेर खां अपने आप में रख दिया। तो इसने हजरत आला और सुल्तान उल अदत ये जो है इसकी उपाधियां हैं वो इसने धारण की हैं। तो हजरत आला इसको कहा जाता है और सुल्तान उल अदत जो है एक प्रकार से इसकी एक अन्य उपाधि है। ये इसके जो है कुछ एक अलग से नाम है। उसके बाद में 1542 ईस्वी की यदि बात करें तो शेर शाह सूरी ने मल्लू खां या कादिर खां नाम का एक शासक है, मालवा का जो मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास वाला जो है क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ के शासक को एक प्रकार से इसने हराया। उसके बाद में बात आती है मारवाड़ की या अन्यथा जोधपुर की। तो मारवाड़ के साथ जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है एक युद्ध होता है, ये याद रखनी है आपको बात। हुआ क्या कि शेरशाह सूरी और मालदेव, उस समय जो है राव मालदेव राठौड़ जो है अपने आप में मारवाड़ अर्थात जोधपुर का शासक हुआ करता था। इन दोनों के मध्य 5 जनवरी 1544 ईस्वी को पाली के निकट जो है एक प्रकार से एक जगह है, गिरी सुमेल पहाड़ी है, सुमेल नामक पहाड़ी या सामेल पहाड़ी भी उसको जैसे लिखा है यहाँ पे बोला जाता है। तो पाली के निकट सामेल जेतारण के युद्ध में जो है प्रकार से मालदेव के साथ जो युद्ध हुआ तो उसमें मालदेव पराजित हो जाता है। इस युद्ध के पास शेरशाह सूरी ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो है एक प्रकार से ये जीत पाता है। इस वजह से उसने जो है इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद में उसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे की कीमत में मैं हिंदुस्तान की सियासत को खो बैठता, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा जो है एक प्रकार से शेरशाह सूरी ने इस गिरी सामेल के युद्ध या फिर जेतारण के युद्ध में मुश्किल से जो है एक प्रकार से जीता, इस वजह से उसने ऐसा कहा। अब उसके बाद में ये है कि इस युद्ध में मालदेव के जो है 2 राठौड़ वीर थे, जेता और कुप्पा।
जो इस युद्ध में जो है बड़ी वीरता से मालदेव की तरफ से जो है एक प्रकार से इस शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े। और उनके साथ अखेराज सोनगरा पाली के अंदर एक जगह है, तो वहाँ का जो है एक प्रकार से ये जमींदार जागीरदार था। तो ये तीनों जो है एक प्रकार से इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं मालदेव की तरफ से लड़ते हुए। उससे पहले जो है चौसा में 1539 ईस्वी में, और बिलग्राम जिसको कन्नौज के आसपास का क्षेत्र है ये 1540 ईस्वी में, इन दोनों युद्धों में क्या हुआ कि हुमायूं के साथ ये युद्ध करता है। हुमायूं उस समय मुगल वंश का बादशाह हुआ करता था। तो इस हुमायूं के दिल्ली के जो बादशाह हुमायूं के साथ जो है एक प्रकार से चौसा 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। और बिलग्राम जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है 1540 ईस्वी में जो है एक प्रकार से ये युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में जो है एक प्रकार से हुमायूं को इसने बड़ी बड़े बुरे तरीके से हराया। उसके बाद में जो है इस फरीद खां ने, अर्थात जो शेर खां इसका नाम हो चुका था, तो इस शेर खां ने जो है बाद में शेर शाह की उपाधि जो है वो धारण करके दिल्ली का वो सुल्तान बन गया था। अब पेपर में प्रश्न ये है कि शेर खां ने शाह की उपाधि कब धारण की है? तो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ है उसके बाद में जो है इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। और उसके साथ साथ में हुमायूं को इस बिलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध में पराजित करने के बाद उसने दिल्ली के जो है सुल्तान का जो है पद है वो भी प्राप्त कर लिया था, अर्थात दिल्ली का बादशाह अपने आप में ये बन जाता है, राजा बन जाता है। हुमायूं जो है अपने आप में निर्वासित हो जाता है यहाँ से, और उसका शासन एक प्रकार से प्रथम जो हुमायूं का जो शासन काल है वो अपने आप में यहाँ पर 1540 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। उसके बाद में ये अपने बात पहले कर चुके हैं कि शेरशाह ने सूरवंश अर्थात दूसरे जो है अफगान साम्राज्य की स्थापना इस बिलग्राम के युद्ध के बाद में जो है 1540 ईस्वी में कर ली थी। एक खास बात यह है कि अब रायसेन एक जगह है, 1543 ईस्वी में जो है शेर शाह द्वारा जो है शासक पूर्णमल जो है वहां पर उस पूर्णमल नामक शासक के साथ धोखे से उसको जो है विजय प्राप्त करता है। और अपने आप में इस शेर शाह सूरी के जीवन पर ये कलंक के तौर पे जो है वो माना जाता है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है कि शेर शाह के जीवन पर एकमात्र जो कलंक लगा हुआ है वो कौन सा कलंक है? तो याद रखेंगे उसने रायसेन, दिल्ली के पास ही एक किला है ये, तो इस रायसेन के किले पर जो है प्रकार से 1543 ईस्वी में शेर शाह ने आक्रमण किया। वहां का शासक पूर्णमल जो है उसको जो है प्रकार से धोखे से जो है प्रकार से उसको मारता है, और जो अपने आप में इसके ऊपर जो है अपने आप में क्या जी एक नैतिकता पर जो है कलंक जो है साबित होता है। हुआ क्या था? 1543 ईस्वी में शेर शाह ने इसके साथ जो है अपने आप में राजा पूर्णमल के साथ, जो कि रायसेन का जो है प्रकार से शासक था, तो उसके साथ जो है एक संधि वार्ता के लिए उसको सबसे पहले मनाया। दोनों की शत्रुता चल रही थी, लेकिन इसको जो है संधि वार्ता के तौर पे मिलाया, जो है अपने आप में अपने एक प्रकार से उसके सामने जाने की बात की, उससे मिलने की, भेंट करने की बात की, जो अपने आप में पूर्णमल स्वीकार कर लेता है। और रात्रि भोज के समय में जो है अपने आप में अपनी सेना को घात लगा के जो है एक प्रकार से इसके ऊपर आक्रमण करवा देता है, और जिस वजह से पूर्णमल जो है वो जो है अपने आप में लड़ता हुआ मारा जाता है। ये एसपी आप में इस जो है इसके ऊपर एक कलंक है, शेर शाह के जीवन के ऊपर ये माना जाता है, एकमात्र कलंक है। अदरवाइज जो है वो अपने आप में बुरा शासक नहीं था, लेकिन ये उसने अपने आप में एक जो है गलत कार्य किया अपने जीवन काल में। अब 1545 ईस्वी में जो है कालिंजर के शासक कीरत सिंह पर वो आक्रमण कर रहा है, और उसी आक्रमण के दौरान जो है एक प्रकार से कि उल्का नामक प्रक्षेपास्त्र अर्थात एक तोप थी, और वो तोप चलाते समय जो है बारूद के ढेर के ऊपर जो है आग लग गई। जिस ढेर के ऊपर वो खुद बैठा था, और उस ढेर पे आग लगने से जो है शेर शाह सूरी की जो है 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में अपने आप में क्या हुआ जी, मृत्यु हो जाती है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो 1545 ईस्वी में कालिंजर के शासक कीरत सिंह के खिलाफ उसका जो आक्रमण है वो अपने आप में उसके जीवन का अंतिम अभियान माना जाता है। हुआ क्या कि शेर शाह सूरी इस कालिंजर के किले पर अपने आप में आक्रमण करने के लिए अपना तोपखाना और सारा जो है गोला बारूद लेके जाता है, और खुद जो है अपने आप में तोप खाने से उस तोप से जो है बारूद के ढेर के ऊपर बैठते हुए अपने आप में इस कालिंजर के किले पर गोले दाग रहा है, ताकि इसकी दीवारों को तोड़कर इसके अंदर घुसा जा सके, अपनी सेनाओं को ले जाया जा सके। तो क्या हुआ कि एक जो है बारूद का गोला जो है वो इस कालिंजर के किले की दीवार से टकरा के और उछलकर दोबारा उसी जो है बारूद के ढेर पर आकर गिर जाता है, जहां पर शेर शाह सूरी खुद बैठा था।
और एकदम से जो है उसमें धमाका हुआ तो आग लग गई और उस आग में पूरी तरह से ये जल गया था। अब इसने जो है अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरी सांसें खत्म हो रही हैं और मैं मरने वाला हूं, और मेरे मरते मरते जो है, मरने से पहले पहले मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं इस कालिंजर के किले को जीत लूं। ये मेरी एक प्रकार से दिली इच्छा है, तो अब आप जो है कोशिश कीजिए। तो उसके बारे में जो है बड़े हौसले से जो है इसकी सेनाएं इस युद्ध में जो है भाग लेती हैं और कालिंजर के किले को जो है अपने आप में कुछ ही समय बाद में जो है वो जीत लेती हैं, कुछ एक घंटों में। इतने में जो है अपने आप में एक सैनिक आके जो है इस शेरशाह सूरी को बोलता है कि जहाँ पना हमने जो है एक प्रकार से फतेह हासिल कर ली है, अर्थात जीत हासिल कर ली है, कालिंजर के किले को जीत लिया है। और ऐसा सुनते ही उसके मुँह से सहसा निकला कि ये तो अल्लाह का मुझ पर करम है, अर्थात अल्लाह की मुझ पर रहम है कि मैं जीत गया। अब मैं जो है बड़ी आसानी से जो है अपने आप में मृत्यु को प्राप्त करूंगा या मर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो शेरशाह सूरी का जो है जीवन काल 1540 से 1545 तक वो भारत का अपने आप में मुगल वंश के दौरान ही अपने आप में वो अपना सूर्यवंशीय शासन जो है स्थापित करता है। और उसके बाद जो है इसके कुछ खास जो है इसके द्वारा जो है किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनकी चर्चा अपने करते हैं। एक तो ये कि लगान निर्धारण करने की जो है उसने 3 प्रणालियां लागू की थी। एक थी गल्ला बख्शी या फिर इसको बटाई भी बोला जाता है। दूसरी है नक्श या मुक्ताई या फिर कनकूत भी इसको बोला जाता है। तीसरी है नगदी अर्थात जिसको जब्ती या फिर जमई भी कहा जाता है। ये अपने आप में लगान निर्धारित करने की जो है कुछ प्रणालियां हैं, कुछ तरीके हैं उसके। उसके बाद में किसानों में जब्ती या फिर जमाई जो थी, ये जो है ना ये वाली जब्ती या फिर जमई या जमाई या जिसको नगदी बोला जाता है, प्रणाली जो है अधिक लोकप्रिय थी और इसको जो है शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ किया था। ये याद रखने वाली बात है। फिर है कि शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर थी। रैयत का मतलब है किसानों से डायरेक्ट एक प्रकार से जो है नगद के तौर पे, नगदी या जब्ती के तौर पे जो है अपने आप में वो लगान वसूल किया करता था। लगान व्यवस्था में वो अपने आप में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है अपनाता है। और इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त का सीधा सा मतलब ये है कि वो अपने आप में वो डायरेक्ट एक प्रकार से किसानों से, रैयत का मतलब किसान होता है, तो किसानों से अपने आप में वो जो है डायरेक्ट अपने आप में क्या है जी लगान वसूल किया करता था। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व का लगभग 2.5%, ठीक है, जरीबाना अर्थात सर्वेक्षण शुल्क जिसको बोलते हैं, जरीब जिसको अपने बोल सकते हैं ना, जरीब शुल्क, जरीबाना बोलते हैं उसको, और 5% जो है महासीलाना जिसको कर संग्रह शुल्क भी कहा जाता है, ये कर देने होते थे। लगान के अतिरिक्त जो है प्रकार से भू राजस्व का 2.5% जरीबाना के तौर पे और 5% महासीलाना के तौर पर जो है प्रकार से वसूल किया जाता था किसानों से या लोगों से। उसके बाद में है उपज के आधार पर जो है भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण उस समय किया गया था। अच्छी भूमि, मध्यस्थ भूमि और थोड़ी सी खराब भूमि। यानी अच्छी फसल पैदा होने वाली भूमि, थोड़ा सा मीडियम, और उसके बाद में थोड़ी खराब यानी बंजर भूमि के तौर पे जो है भूमि को 3 भागों में उस समय उसने बांटा था। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज जो उससे पहले चलती थी, जो 39 अंगुल या फिर 32 इंच का उस समय हुआ करता था, और सन की रस्सी का जरीब के रूप में जो है प्रकार से प्रयोग किया था। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है सिकंदरी गज की शुरुआत किसने की है, तो सिकंदर खान लोदी ने अपने आप में की थी, और उसके साथ साथ में जो है सिकंदर शाह लोदी, ठीक है। और इसी सिकंदरी गज जिसकी लंबाई या तो 39 अंगुल आप बोल सकते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से, तो 39 अंगुल, और उसके साथ साथ में या फिर जो उसको 32 इंच की जो है अपने आप में ये एक गज यानी एक स्केल था, और या फिर एक सन की रस्सी होती थी जो अपने आप में लगभग इसी आकार की या इसी जो है एक प्रकार से लंबाई की हुआ करती थी। उसको जरीब के तौर पे जो है प्रयोग करना इस व्यक्ति ने भी जो है अपने आप में जारी रखा था, शेरशाह ने भी। उसके बाद में जो है भूमि को इसने बीघों में, यानी जिसको अपने वर्तमान में बीघा या किला बोल देते हैं, तो उन बीघों में जो है प्रकार से विभक्त किया, और आज भी जो है अपने आप में ये जो है व्यवस्था जारी है, चल रही है। तो शेरशाह सूरी द्वारा जो है किए गए कुछ भूमि सुधारों को आज भी जो है भारत में लागू किया जाता है। उसके बाद में सर्वाधिक जो योगदान है भू राजस्व के क्षेत्र में ही था इसका। फिर है कि उपज का 1/3 भाग जो है भूमि कर के रूप में वो निश्चित किया गया था। 1/3 जो है अपने आप में भूमि कर के तौर पे वो वसूल किया करता था। शेरशाह ने पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रतिवर्ष या फिर 2 वर्ष बाद में स्थानांतरण की प्रथा जो है अपने आप में शुरू की थी, ताकि वो जो है अधिकारी भ्रष्ट न हों, उनमें जो है प्रकार से वो पद का दुरुपयोग न करें, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनका स्थानांतरण जो है ट्रांसफर जो है वो करता रहता था।
अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच थी उसकी, और ये वर्तमान भी ऐसा जो है एक प्रकार से किया जाता है। बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का देखते हैं कि बहुत कम समय में जो है उनका ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसी वजह से जो है वो किया जाता है। शेरशाह ने व्यापार, यातायात और डाक सुविधा की दृष्टि से बहुत सारी सरायों को और सड़कों का जो है निर्माण किया है। शेरशाह के बारे में सड़कों की यदि बात करें तो उसने भारत की 4 बड़ी सड़कों का जो है एक प्रकार से निर्माण करवाया है, और उनमें जो है सबसे बड़ी सड़क की यदि बात करें तो बंगाल के सोनार गांव, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, बांग्लादेश में सोनार एक प्रकार से सोनार गांव जगह का नाम है वहाँ का, तो बांग्लादेश के वर्तमान में बांग्लादेश उस समय बंगाल था, तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर और पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, उसको पहले पुष्पपुर के नाम से भी जानते थे, तो उस पुष्पपुर तक या पेशावर तक जो है एक प्रकार से व्यवस्थित किया गया, जो आज भी एक प्रकार से वो सड़क के तौर पर जानी जाती है। यह सड़क जो है भारत में या पूरे विश्व में जीटी रोड के नाम से, अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से एक प्रकार से पुकारी जाती है। तो उन 4 बड़ी सड़कों में से है पहली महत्वपूर्ण जो सड़क है, जिसको अपने उत्तरापथ जो है प्राचीन समय में बोला जाता था, उसी सड़क को जो है एक प्रकार से आधुनिक रूप देने का प्रयास इस शेरशाह सूरी ने किया था, जिसको जीटी रोड या फिर ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जो एक प्रकार से कहा जाता है। और वर्तमान में जो है इस ग्रांड ट्रंक रोड का नाम जो है शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो प्रकार से किया गया था आज़ादी के दिनों में। तो उसके अलावा जो है एक ये है कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य में जो है कुछ भागों में उसको बांट दिया, अलग अलग जो है सरकारों में जो है एक प्रकार से उसको बांटा, पूरे भारत के जो साम्राज्य जो है उसका शेरशाह सूरी का, तो उसने जो है अपने साम्राज्य को 66 जो है सरकार का मतलब जिले कह सकते हैं, छोटे छोटे जो है भागों में उसको बांट दिया ताकि प्रशासन जो है अपने आप में ढंग से चलाया जा सके। उसके बाद में जो है शेरशाह सूरी द्वारा जो है प्रारंभ की गई कुछ निर्धारण जो है भूमि कर जो है निर्धारण की कुछ पत्तियां थी, जिसको पट्टा या फिर कबूलियत कहा जाता था। भूमि कर जो है लगान करने के लिए जो पट्टा जो निर्धारित किया जाता था, कबूलियत नाम का जो एक प्रकार से कर निर्धारण की एक प्रणाली थी जो उसने लागू की थी। चोर लुटेरों को जो है एक प्रकार से नए पकड़ पाने की स्थिति में ग्राम के मुखिया या फिर अधिकारियों को चोरी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। यानी जिस व्यक्ति के एक प्रकार से सानिध्य में या मुखिया के जो है एक प्रकार से रहते हुए किसी गांव में यदि किसी व्यक्ति की चोरी हो जाती थी और उसकी जो है एक प्रकार से भरपाई उस ग्राम के मुखिया या उस गांव के जो है मुख्य अधिकारियों से जो है उस चोरी की भरपाई या क्षतिपूर्ति करवाई जाती थी। ये भी अपने आप में उस समय इसके द्वारा जो है कुछ सुधार के कार्य किए गए थे। तो शेरशाह ने जो है दान लंगर अर्थात भोजनशाला की स्थापना की थी। दान लंगर मतलब कि अपने आप में लंगर की जो है कुछ चीज़ें, यानी जो अनाज है या फिर जो अन्य जो खाने का जो सामान है वो अपने आप में दान करने की जो है वो अपने आप में एक स्थापना करवाई। ऐसी जो है भोजनशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें अपने आप में ये जो है जो हमने पढ़ा है कि उसने बहुत सारी जो है सरायों का निर्माण करवाया। तो उन सरायों में जो है भोजन की जो व्यवस्था है अपने आप में इन्हीं दान लंगर से अर्थात भोजनशालाओं से जो एक प्रकार से हुआ करती थी। तो शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी के तरीके से, जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया नोट करने यानी अपने जो सैनिकों का हुलिया नोट करने और घोड़ों को दागने की प्रथा जो लागू की थी, उसको दोबारा जो है शेरशाह सूरी ने शुरू कर दिया था। तो ये भी अपने आप में उसका एक महत्वपूर्ण जो है सैनिक सुधार था कि अपनी सेना के अंतर्गत जो है जो सैनिकों का हुलिया नोट करना, किस तरीके की शक्ल है उस व्यक्ति की, उस सैनिक की, और घोड़ों को दागने की ताकि घोड़े जो है अपने आप में शाही सेना में शामिल हो सकें, और कौन से शाही सेना के जो है घोड़े हैं तो उन घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट करने की जो है एक प्रकार से शुरुआत जो है जो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी वैसा ही दोहराया है शेरशाह सूरी ने। तो ये जो है शेरशाह सूरी के जो है कुछ एक प्रशासनिक और अच्छे सुधार हैं। उसके अलावा जो है एक खास बात यह है कि शेरशाह सूरी ने मुद्रा ढुलाई में भी जो है सुधार किया है। मुद्रा की जो एक प्रकार से ढालने में उसने जो है सुधार करने का प्रयास किया है, और तांबे का जो है एक प्रकार से उसने सिक्का जारी किया था जो अपने आप में 380 ग्रेन का हुआ करता था, जिसका नाम रखा गया था दाम। तो तांबे का दाम नामक सिक्का जो है उसने 380 ग्रेन वजन का जो है अपने आप में जारी किया, और चांदी का 178 ग्रेन का जो है एक प्रकार से क्या है कि एक सिक्का उसने जारी किया जिसको रुपया कहा जाता है। और भारत का जो एक प्रकार से करेंसी या जो भारत की मुद्रा वर्तमान में जो रुपया है, उस मुद्रा का जो है एक प्रकार से नाम रुपया शेरशाह सूरी के रुपये से ही लिया गया है। तो भारत के लिए अपने एक प्रकार से भारतीय जो इतिहास की यदि बात करें तो उसमें जो है भारत के रुपये नामक मुद्रा का
एक प्रकार से नामकरण शेरशाह सूरी के रुपए से ही किया गया है। तो ये भी अपने आप में शेरशाह सूरी द्वारा जो है किए गए सुधारों में महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी के जो है बारे में जो है जो बातें थी मुख्य मुख्य वो अपने कंप्लीट होती हैं। अब इसके बारे में जो है कुछ एक प्रश्न जो है इस लेसन में है, तो वो आप जो है अपने आप में इस वीडियो के अंतर्गत उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न इस तरीके से हैं कि पहला प्रश्न, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था और उसे जो है शेर खां की उपाधि जो है किस व्यक्ति ने दी थी, ये आपको बताना है। गिरी सुमेल या गिरी सामेल भी बोलते हैं इसको, जिसको जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, कब और किन के मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। उसके बाद में मुगल बादशाह हुमायूं के साथ शेरशाह ने कौन कौन से युद्ध किए थे, ये आपको जो है बताना है, और कब कब हुए हैं ये भी थोड़ा सा अलग से आपको इसमें बताना है, याद करना है, लिखना है। शेरशाह का अंतिम सैनिक अभियान कौन सा था शेरशाह सूरी का, और उसके बारे में संक्षेप में आपको उत्तर देना है। और फिर है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए भू राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इन 500 प्रश्नों में, कि उसके द्वारा जो किए गए भू राजस्व संबंधी या अन्य जो सुधार हैं उसके, ठीक है जी, प्रशासन संबंधी जो सुधार हैं उनका वर्णन जो है आपको करना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में इन 500 प्रश्नों में। तो आप इस तरीके से इन 500 प्रश्नों को याद करें, अपनी नोटबुक में लिखें। और आपको बहुतों बार बोला है कि जितने प्रश्न आपको जो दिए जा रहे हैं और इन प्रश्नों को जो है आप याद भी करें और साथ में नोटबुक में लिखें भी। और जो भी डाउट होता है तो आप जो है इस वीडियो के अंतर्गत जो है कई बार जो है मैंने अपने नंबर बताए हैं, तो आप उन नंबरों पे जो है अपने आप में मुझे पर्सनली जो है पूछा भी करें, ताकि कुछ समस्या आती है तो हम जो है अपने आप में उसको सुलझा सकें। दोबारा अपना नंबर जो है अपने आप में बताता हूँ, 8890109313 8890109313, ये अपना पहला नंबर। दूसरा नंबर है 7742554825, अर्थात 77425 54825। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे जो है आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर जो है कॉल करके आप मुझे इन प्रश्नों के बारे में जो है ज़रूर पूछा करें, ताकि मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।